साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं आहार विधि विशेषायतन। इसी को हम लोग अष्ट आहार विधि विशेषायतन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो प्रकरण है आहार विधि विशेषायतन या अष्ट आहार विधि विशेषायतन, ये आपके चरक विमान स्थान के चैप्टर नंबर 1 अर्थात रस विमानी अध्याय का एक पार्ट है, उसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि आहार के सेवन के जो नियम है, आहार के जो सेवन, क्योंकि आहार के द्वारा ही हमारे स्वास्थ्य मेंटेन होता है ना? तो उसके कुछ नियम बताए गए हैं, विधि विशेष आयतन, है ना? कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे, रेफरेंस देख लेंगे। निदानीय विमान है, ठीक है? इसको विमान कर लीजिएगा। चरक विमान 1 का श्लोक नंबर 21 देख लीजिएगा, बुक जरूर ओपन करिएगा। हो सकता है मैंने श्लोक कहीं मिस्टेक किया हो, आप मुझे करेक्ट जरूर करा दीजिएगा, ठीक है? तो देखेंगे, तत्र खल्विम न अष्ट आहार विधि विशेषतानि भवन्ति। तो प्रश्न पूछता है कि आहार विधि विशेषण की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर अष्ट आहार विधि विशेषता नहीं बोल रहा है, तो आहार विधि विशेषायतन की संख्या 8 होती है। ओके, तो यहाँ देखेंगे तद्यथा कौन कौन से होते हैं। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता, अष्टमानी भवन्ति, है ना? तो यहाँ पर 8 जो है आहार की विधि विशेषायतन है। कौन कौन से हैं? पहले नंबर है प्रकृति, करण, संयोग। प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचुरल, जो क्वालिटीज होती है, नेचुरल गुण होते हैं, उसको बोलते हैं। करण का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशंस, ठीक है ना? जो संस्कार से संबंधित होता है ना? तीसरा है संयोग, ठीक है? चौथा है राशि, मतलब क्वांटम, मात्रा, है ना? किसी भी आहार की मात्रा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और पांचवा है देश, देश का मतलब हैबिटेट। काल, काल का मतलब टाइम। तो सातवां है उपयोग, संस्था, अर्थात रूल ऑफ यूज, अर्थात किसी भी द्रव्य के सेवन का एक निश्चित नियम होता है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ यूज। और आठवां क्या है? उपयोक्ता, अर्थात जो व्यक्ति आहार को सेवन करेगा, दैट इज का यूजर, उपयोक्ता। तो एक एक करके बात कर लेंगे। प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोक्ता एवं उपयोग, संस्था। इस तरह से हम लोगों ने ये 8 अष्ट आहार विधि विशेषायतन की बात की गई है। अब ये एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखेंगे पहले प्रकृति। प्रकृति को वो क्या बोलते हैं? नेचुरल क्वालिटीज, अर्थात किसी भी द्रव्य में जो अपना एक नैसर्गिक गुण होता है, जो प्राकृतिक गुण होता है, उसको बोलते हैं प्रकृति, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे, श्लोक कंटिन्यू चलते रहेंगे। तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावय। तो प्रकृति क्या है? किसी भी व्यक्ति, मतलब किसी भी द्रव्य का जो स्वभाव होता है, उसी को प्रकृति कहते हैं। तो इनमें जो स्वभाव होता है, इनमें का मतलब द्रव्य की बात कर रहे हैं, आहार द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो आहार द्रव्य में जो स्वभाव होता है, उसी को प्रकृति कहते हैं, है ना? जैसे कहते हैं ना, अगर हम लोग अपने व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इसका प्रकृति ठीक नहीं, मीन्स उसका स्वभाव ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो प्रकृति का मतलब स्वभाव। ओके, तो तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव, यह अर्थात किसी भी द्रव्य का, जो आहार द्रव्य का जो प्रकृति होता है, उसको स्वभाव कहते हैं। स पुनर् आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण योग, है ना? तो इसको कहते हैं यह आहार, यह स्वभाव जो होता है आहार और औषध द्रव्यों में स्वभावतः रहने वाले गुरुवादि गुण, अर्थात गुरु लघु आदि गुणों का योग है। तो बोला गया है स पुनः आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण योग, अर्थात आहार औषध द्रव्यों में जो स्वभावतः रहने वाला गुरु लघु, है ना, उष्ण तीक्ष्ण, उष्ण है, शीत है, जो गुरुवादि 20 गुण हैं, उसी का योग है, एक कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं कैसे। जैसे हम लोग एग्जांपल दिया, जैसे उड़द और मूंग, मोटा मोटा समझ लीजिए, उड़द और मूंग। तो उड़द क्या है, मूंग क्या है? देखेंगे मूंग क्या होता है? स्वभाव में लघु होता है। और उड़द क्या होता है? स्वभाव में गुरु होता है। जब कभी भी कोई भी त्योहार आता है, होली दिवाली या समथिंग इस तरह से, तो देखते हैं जो पूड़ी बनती है ना, जो कचौड़ी बनती है, तो उसमें उड़द की दाल पड़ती है, क्योंकि हैवी होती है। और जो मूंग कहाँ यूज करते हैं? सामान्यतः किसी को लूज मोशन हुआ, किसी को इंडाइजेशन हुआ, किसी को मंदाग्नि हुआ, फीवर हुआ, तो कहते हैं मूंग की दाल की खिचड़ी खाना है।
समझ में आया? तो इसलिए इसको ये स्वभावतः मूंग लघु होता है, उड़द स्वभावतः गुरु होता है। सेकंड नंबर पे देखेंगे हम लोग करण। करण का मतलब होता है प्रिपरेशन, या प्रिपरेशन या सिंपल इसको संस्कार भी बोलते हैं। करण का दूसरा नाम होता है संस्कार। तो इसको देखिए कि करण करणम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार है, अर्थात स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इसको पहले पूरा कर लेते हैं, दूसरा देखेंगे। अब संस्कार, करण को एक तरह से संस्कार को बोलते हैं। संस्कार क्या है? संस्कारों ही, इंपॉर्टेंट श्लोक है, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। संस्कारों ही गुणांतर अधानम उच्यते, अर्थात दूसरे गुणों को द्रव्यों में लाने का नाम संस्कार है। दूसरे गुणों को द्रव्यों में लाने का नाम संस्कार है। तो करण का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन की बात किया गया। जैसे हम लोग चावल पकाते हैं, है ना, दाल पकाते हैं, तो चावल को पकाने से पहले उसको अच्छे से एक एक कंकड़ पत्थर निकालते हैं, है ना, एक पार्ट है ना, प्रिपरेशन एक प्रोसेस है। और उसके बाद उसको अच्छे से 2 से 3 पानी में धुलते हैं। धुलने के पश्चात उसको अग्नि पर रखते हैं, तो तब जाके चावल का निर्माण होता है। तो उसके अंदर का जो भी प्रोसेस या प्रिपरेशन हो रही है, यही तो संस्कार है ना, यही तो करण है। ओके। और ये भी कह सकते हैं कि जब दाल पक गया और उसमें दाल में जब हम तड़का लगा देते हैं, तो दाल एक बिना तड़के का दाल और तड़के से युक्त दाल का जो टेस्ट होता है, उसमें अलग गुण आ गया, है ना? तो ये संस्कार बोला जाता है ना? तो देखेंगे तीसरे नंबर पे संयोग। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन। ओके। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग व्यवहारिक में भी बात करते हैं कि बहुत से ऐसे द्रव्य हैं जिनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे सामान्यतः कहते हैं ना कि मांस मच्छी खाने के पश्चात दुग्ध का सेवन नहीं करना चाहिए, दुग्ध के साथ नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, दुग्ध के साथ खट्टे द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा जानते हैं, ऐसा व्यवहारिक में बोलता है। ठीक है। तो देखेंगे संयोग पुनर्द्वयो बहुनानाम वा द्रव्याणाम सहति भाव। कहने का मतलब दो या अधिक द्रव्यों, तो पुनर्द्वयोर बहुनाम, तो कह रहे हैं कि दो या अधिक द्रव्यों के मिलने को संयोग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सह विशेष विशेषम आरभते, है ना, यह पुनर् एकशो द्रव्याणाभते तद्यथा मधु सर्पिसो मधुमत्स्य पैसाम च संयोग है। कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने को संयोग कहा जाता है। संयोग कॉम्बिनेशन, है ना, जब दो या दो से अधिक द्रव्य आपस में मिलते हैं उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। हम देखते हैं हम लोग बहुत सी चीज़ें एक साथ मिला के खाते हैं, है ना, लेकिन यह संयोग एक विशेष कार्य करने वाला होता है जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाला एक एक से वह कार्य नहीं होता है। जैसे जैसे मधु और घृत का संयोग, मधु मछली और दूध का संयोग। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, मधु और घृत का संयोग देखेंगे अच्छे से कि दोनों अलग अलग, जब आप मधु और घृत सामान्य रूप से मधु भी खाते हैं, है ना, घृत तो सामान्यतः खा ही रहे हैं। ठंडी के मौसम में आप देखते हो कि जब भी खांसी आती है ना, तो मधु का प्रयोग होता है, या बहुत से ऐसे चीज़ों में मधु का प्रयोग होता है। तो अलग अलग मधु कोई मारक नहीं है, दोनों अलग अलग सेवन करने पर मारक नहीं होते हैं, मृत्यु नहीं उत्पन्न करता है। लेकिन अगर मधु और घृत को समान मात्रा में ले लें तो एक संयोग हो जाता है जिससे कि वो शीघ्र मारक हो जाता है ना, विरुद्ध गुण आ जाते हैं। तो कहने का मतलब उनको समान मात्रा में एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो मारक प्रवृत्ति हो जाता है। दूसरा देखेंगे मधु मछली और दूध का संयोग। तो यहाँ देखेंगे मधु मछली और दुग्ध तीनों को हम लोग अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, बट जब एक साथ प्रयोग करते हैं तीनों को अलग अलग प्रयोग करने से कोई स्किन डिजीज या कुष्ठ नहीं होता है। लेकिन मधु मछली और दुग्ध का जब आपस में मतलब कहते हैं ना कि जब इस तरह की चीज़ों को लेते हैं एक साथ, तो क्या होता है, कुष्ठ रोग या स्किन डिजीज उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो ये हम लोग देखते हैं व्यवहारिक जीवन में। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे राशि। मतलब जो भी आहार द्रव्य है उसकी एक निश्चित मात्रा होती है कि लघु आहार द्रव्य को कितना सेवन करना चाहिए, गुरु आहार द्रव्य को कितना सेवन करना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो राशि मतलब क्वांटम या क्वांटिटी की बात करते हैं। ओके। तो देखेंगे राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रहो मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थ।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऐसे ही प्रश्न पूछता है। जब आप श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं तब जाके कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कोई भी प्रश्न पूछेगा आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो क्या है राशि? मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह व परिग्रह दो राशियां होती है। राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रहो मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थ, अर्थात मात्रा और अमात्रा किसी भी आहार द्रव्य के मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह दो राशियां होती हैं। तो देखते हैं, तत्र सर्वस्य आहारस्य, अर्थात सभी आहार को प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन सर्वग्रह, अर्थात सभी आहार द्रव्यों को एक साथ एक प्रमाण में एक पिंड के रूप में लेकर खाना सर्वग्रह कहलाता है ना? तो दिया है कि सभी आहार द्रव्यों को का एक पिंड के रूप में, जैसे कहते हैं ना कि रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, उसमें आपने कुछ और भी चीज़ मिला लिया, ये सभी चीज़ें एक साथ हम लोग जनरली देखते हैं गाँव में या जैसे भी, तो एक साथ मिला के खाना क्या कहलाएगा? सर्वग्रह कहलाता है। तो सभी आहार द्रव्यों का एक पिंड में अर्थात एक साथ उसको अच्छे से मिलाकर एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना सर्वग्रह कहलाता है। दूसरा क्या है? परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहणम एक एकशेन आहार द्रव्याणाम, अर्थात परिग्रह क्या होता है कि अलग अलग आहार द्रव्यों को अलग अलग, एक एक आहार द्रव्यों को अलग अलग सेवन करना, एक एक करके सेवन करना क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण ग्रहण करना परिग्रह कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह और सर्वतस्य ग्रह परिग्रह, अर्थात सभी द्रव्यों को आहार द्रव्यों को एक साथ मिला खाना सर्वग्रह कहलाता है। सर्वतस्य परिग्रह अर्थात सभी को अलग अलग खाना परिग्रह कहलाता है। ओके, उसको देखेंगे फिफ्थ नंबर पे देश आता है। देश अर्थात हैबिटेट। तो यहाँ पर हैबिटेट क्या है कि जो आहार द्रव्य है उसका वो किस जगह पे उत्पन्न होते हैं, और दूसरा चीज़ एक रोगी से संबंधित है, व्यक्ति का भी हैबिटेट कहाँ पर है, क्योंकि जो आहार है एक एक तो स्वस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, एक तो रोगी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर देशः पुनः स्थानम, देश पुनः स्थान को कहते हैं, मतलब कि किस स्थान में कौन सा औसत द्रव्य आहार द्रव्य उत्पन्न हो रहा है। ओके, उसको देखेंगे सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्म्यम च अष्टे। ठीक है, द्रव्य की उत्पत्ति और उसका प्रचार देश सात्म को बतलाने वाला होता है। कहने का मतलब कि कोई जैसे कुछ द्रव्य ठंडे प्रदेशों में होते हैं, कुछ द्रव्य जो होते हैं आहार या औसत द्रव्य जो होते हैं वो उष्ण गर्म प्रदेशों में होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ठंडे प्रदेश वाला द्रव्य जो है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ होता है वो वहाँ के लोगों के लिए लाभदायक होता है। इतना ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ लगभग लगभग जहाँ चीज़ उत्पन्न होती है वहाँ के लोगों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो अलग बात है कि कोई दूसरा यूज़ करता है, उसको भी फ़ायदा करता है, लेकिन वहाँ के जो हैबिटेट होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ना? तो ये बोला गया है देश। ओके, इसके बाद बात करेंगे छठे नंबर पे काल अर्थात टाइम। तो देखेंगे कालो ही नित्यगश्च अवस्थिकश्च। ठीक है ना, काल दो प्रकार के होते हैं, पहला नित्यग, दूसरा अवस्थिक होता है। ठीक है ना, तत्र अवस्थिको विकारम अपेक्षते, जो अवस्थिक काल जो होता है वो अवस्थिक काल की अपेक्षा करता है। अ, और नित्यग, नित्यगश्चु ऋतु साथ में अपेक्षा, और नित्यग जो होता है वो ऋतु साथ में की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि काल दो प्रकार के होते हैं, एक नित्यक काल, एक अवस्थिक काल। जो नित्यक काल होता है इसको समझना है तो ये ऋतु अर्थात सीजन से संबंधित होता है। ओके, जैसे हेमंत ऋतु है, मतलब शीत की ऋतु होती है हेमंत ऋतु। इसमें क्या होती है? जठराग्नि तीव्र होती है। जठराग्नि अगर तीव्र है इसका मतलब उसको गुरु द्रव्य का सेवन आसानी से उसको पचा लेता है। तो यहाँ पर जठराग्नि तीव्र है तो अधिक से अधिक द्रव्यों का सेवन और गुरु द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। जो अवस्थिक काल होता है वो जैसा कि नाम है अवस्थी मतलब अवस्था, तो व्यक्ति की अवस्था कि वो बाल्यावस्था है कि युवावस्था है कि वृद्धावस्था। तो अवस्था अर्थात एज अर्थात रोग से पीड़ित संबंधित के हिसाब से है। एज मतलब रोग से पीड़ित जो भी व्यक्ति है
उसी के अनुरूप भोजन खाना चाहिए। मतलब रोग से पीड़ित है कि किस अवस्था से पीड़ित है, किस अवस्था से युक्त है, उसी के अनुरूप उसका भोजन होता है। 7वें नंबर पे देखेंगे उपयोग संस्था अर्थात रूल ऑफ यूज़, है ना? देखेंगे उपयोग संस्था तो उपयोग नियम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक छोटे से सेंटेंस में आपका ये क्लियर रहता है। अर्थात उपयोग संस्था भोजन के नियम को कहते हैं। उपयोग संस्था क्या है? तो उपयोग नियम अर्थात भोजन के जो नियम होता है उपयोग का, उसी को उपयोग संस्था कहते हैं। ओके? और ये उपयोग संस्था किसकी अपेक्षा अपेक्षा करती है? सजीर्ण लक्षण अपेक्ष अर्थात यह जो उपयोग नियम है, भोजन का नियम, यह पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करती है। स्वाभाविक सी बात है, हम भोजन कब करेंगे? जब जब आहार का पाचन हो जाए, उससे संबंधित हमारे शरीर में लक्षण आ जाए। तो क्या लक्षण हो जाएँगे? कि मल-मूत्र का आसानी से त्याग हो जाए, शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाए, पेट में गैस ना बने, है ना? तो ये उप भोजन और भोजन का पाचन हो जाए, तो ये क्या है? भोजन के पचने का लक्षण है। तभी भोजन करना चाहिए। ओके? उसके बाद देखेंगे लास्ट में देखेंगे उपयुक्ता अर्थात यूज़र जिसको बोलते हैं। उपयुक्ता पुनरस्त आहारम मुख्य यदा यत्तम ओकसात्म्यम अर्थात उपयुक्ता उसे कहती है जो स्वयं आहार द्रव्यों का उपयोग करता है। अर्थात जो यूज़र व्यक्ति होता है, जैसे मैं आहार द्रव्य का सेवन कर रहा, तो मैं यूज़र हूँ, मैं उपयुक्ता हूँ। ओके? एवं जिसके अधीन ओकसात्म अर्थात शरीर सात्म होता है। इति अष्ट आहार विधि विशेषतानि व्याख्यातानि भवन्ति। इस प्रकार से अष्ट आहार विधि विशेषायतन की बात हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अलविदा।